नमस्कार भैया बहनों। आज हम इतिहास के दूसरे अध्याय कंपनी से साम्राज्य तक, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की स्थापित होती का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने व्यापार प्रारंभ किया और कंपनी को और साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो कुछ नवाबों ने विरोध किया। तो प्रथम विरोध था जो प्लासी के युद्ध के रूप में था, उसका अध्ययन अब इस अध्याय में करेंगे। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। जब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली का मतलब होता है जो ताकत से बनी होती है, उस पर खुद का नियंत्रण नहीं होता है, वो दूसरे के इशारे पर चलती है। जो उसे व्यापार और रियासतें और अन्य सुविधा आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी का प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी को उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर देना और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। बंगाल कोलकाता का कासिम बाजार है, वहाँ पे उनकी कंपनी थी, तो वहाँ पे उन्होंने हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कई अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पर ताले डाल दिए गए, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद में कंपनी ने कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तो कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबी समय तक सौदेबाजी चलती रही। अब उन्होंने कलकत्ता में अधिकार कर लिया बंगाल के नवाब ने, तो वो मद्रास की तरफ चला। तो मद्रास में वहाँ रॉबर्ट क्लाइव था, उसने भी सेना के साथ वहाँ उनकी तरफ कूच किया। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ ही थी। मीर जाफ़र की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला का हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। अब उनको लालच दे दिया मीर जाफ़र को कि उसको हटाकर मीर जाफ़र को यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। तो इस लालच में उसने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इतिहास की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, जो 1757 में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और भारत में कंपनी साम्राज्य स्थापित हुआ। ये एक अंग्रेजी इतिहास की पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेवारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। वो तो एक व्यापार करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हमें किसी राज्य को राज ना करना पड़े, हमें तो ओनली व्यापार करने की छूट मिल सके। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। अब पहले 1757 में केंद्रीय युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर में युद्ध हुआ। उसमें मीर कासिम और अंग्रेज लोगों का युद्ध हुआ था। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। इस नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को करने के लिए पैसे चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके
था, ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत की दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। तो भारत से व्यापार तो स्टार्ट हो गया था, पर उसे खरीदना किससे पड़ता था? सोने और चांदी के बदले में। इसका वजह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपना खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते के किले और दफ्तरों का निर्माण भी लागत उठा सकती थी। अब वो खर्चा था ना जो वहीं से निकाल रहे थे, पहले उनको बाहर से मंगाना पड़ता था। अब बंगाल की जो रियासतें मिलने या वहाँ का राज्य मिलने के कारण उनको यहीं से सब कुछ मिलना सुलभ हो गया था। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेसाज दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आया, अब मद्रास का प्राचीन नाम चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था? मद्रास, और वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। जो उसकी उम्र 18 साल थी। 1667 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। 1743 में वो आया था रॉबर्ट क्लाइव, और 1767 में वो गया तब उसके पास इतनी राशि हो गई थी, मतलब 4,01,112 पाउंड के बराबर। कंपनी दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का कार्य सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। उसका काम था कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, पर लेकिन जब वहाँ के तो उनको खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ उन पर खुद पे आरोप लगे तो सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए वीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रातों पर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटक और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब भारत के जो यहाँ शब्द है नवाब, भारत में नवाब है, इसी का रूपांतरण था ये। अब कंपनी का फैलता शासन। यदि सन 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। मतलब 100 वर्ष का इतिहास था, उसको देखने पर कुछ बातें आती नज़र, जो इस प्रकार है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। सीधा हमला नहीं किया, इनके सहारे से उन्होंने किया। बक्सर की लड़ाई 1764
के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर लिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना और रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर के मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, मतलब राजनीति के अंदर भी अंग्रेज आने लगे। इस तरह की चीज़ों पे कंपनी के अफसर भी तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। सहायक संधि होती थी, उसमें क्या अंग्रेज उनके सहायक बनते थे या राजा उनकी सहायता से अपना शासन चलाते थे। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासन रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल 1798 से 1805, अब सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? ये वेल्जली था, जिसने 1798 में सहायक संधि को प्रारंभ किया था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। आगे का अध्याय हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे।